अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से तलत हुसैन के साथ। आज की बड़ी ख़बरें हम आपके सामने रख देते हैं। हुकूमत वक्त का मानना है कि उनके हालात बहुत अच्छे हैं। अगर हालात अच्छे हैं तो फिर पूछने की बात यह है कि सेंसरशिप क्यों हो रही है। पार्लिमान के अंदर सदर की तकरीर के ऊपर हंगामा होता है। इसके अलावा भी मामलात हैं जो हम उठाएंगे। हमारे प्रोग्राम में आज शरीक गुफ्तगू होंगे राना सलाउल्लाह खान साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर। हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। शेर अफजल खान मावरत बहुत अरसे से PTI के साथ मुंसलिक रहे, अब वो PTI के बाहर खड़े होकर PTI के हवाले से बात करते हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि अकेले ही खड़े हैं या इनके साथ भी कोई और लोग हैं, और क्या PTI के अंदर से कोई नया ग्रुप बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जिसके हालात मखदूश हैं, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर की अपनी कुर्सी हिल रही है। तो शेर अफजल खान मावरत भी हमें ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम में। एक बड़ा अहम मामला है, आपको याद होगा किसी ज़माने में दुआ ज़ोहरा का केस बड़ा मीडिया की ज़ीनत बना। अब वो केस दोबारा से सामने आया, लेकिन एक हैरान कुन ज़ाविये से। अदालत कह रही है कि आपका निकाह जायज़ है, कि जब मनकूहा कह रही है कि मेरा निकाह ज़बरदस्ती करवाया गया। तो ज़रा दुआ ज़ोहरा के जो केस के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि सिर्फ मामला एक बच्ची के निकाह का नहीं है और उस केस का नहीं है जिसने मीडिया के अंदर बड़ी ख़बरें बनाई। मामला ये भी है कि क्या कोर्ट के पास ये ताकत होनी चाहिए कि मनकूहा को बताए कि उसका निकाह जायज़ है या नहीं है, जब वो ख़ुद कह रही है कि मेरा निकाह जायज़ नहीं है। लेकिन बात का हम आगाज़ करते हैं बाकायदा राना सलाउल्लाह साहब से बात करके। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आपकी हुकूमत तगड़ी है, काबीना में तो माशाल्लाह आप 57 लोग हो गए हैं। सो अब तो हालात ठीक हैं आपके? तो मेरा ख्याल है कि इतनी तगड़ी काबीना के बाद तो ये सवाल जो है ये बनता ही नहीं है। बिल्कुल हुकूमत तगड़ी है अल्लाह के फजल से। अगर दंगल होता ना तो फिर नंबर काउंट करते कि जी 57 हो गए, 67 हो गए, साढ़े खाड़े ज़्यादा बंदे ने उस वजह से काटने। लेकिन चले मान लेते हैं कि हुकूमत जो है वो तगड़ी है। ये बताइएगा कि फिर ये सेंसरशिप का क्या मामला है, ये एंकर्स ऑफ एयर क्यों हो रहे हैं? काशिफ अब्बासी का मामला क्या है, हबीब अकरम का है, पारस जहाज़ेब का है, और हर तरफ ये एक सदा फैल रही है कि आप लोग जो है मीडिया को भी ठोक रहे हैं, साथ साथ उधर से एंकर निकाल रहे हैं, उधर से मिनिस्टर ला रहे हैं। नहीं, ये जो ऑफ एयर एंकर साहबान हुए हैं, या आपने अब्बासी साहब की बात की है, तो ये क्या हुकूमत के किसी मेंबर ने या गवर्नमेंट से में से किसने कहा है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है या कोई अपना किसी और कैबिनेट मेंबर ने कहा है? किसने कहा है कि जी उनको ऑफ एयर कर दिया जाए? ये मालकान की अपनी पॉलिसी होती है, वो उसके मुताबिक जो है वो किसी को ऑन एयर और किसी को ऑफ एयर करते हैं। राना साहब, चूँकि मैं खुद ऑफ एयर हुआ हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, और ना ही पब्लिकली आके कोई मानता है कि जी हमने कहा है। तो ज़ाहिर अगर एंकर 2, 3, 4 अगर ऑफ एयर हो रहे हैं तो, और आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है, तो कोई आपकी हुकूमत में बहस हो रही है जी कि अगर हालात ऐसे हैं तो फिर हमें वजाहत देनी चाहिए और इन लोगों को सामने आके बयान देना चाहिए कि हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, देखें, हुकूमत का कोई इस मामले में अमल दखल नहीं है, और मुझे ये भी अच्छी तरह से, मुझे तो ये बात इसमें कोई शक नहीं है, और यकीनन आपको भी नहीं होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसकी कहाँ जो है वो इतनी माइट होती है कि वो किसी को ऑफ एयर करवा दे। तो इसलिए गवर्नमेंट पे तो आप खामखा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं। इख्तियार भी वो ऑटोमेटिकली नहीं दिए जा रहे, वो क्या मामला है? बहरहाल इसमें अगर कोई वहाँ पे कोई मजबूरी है या कोई पॉलिसी मैटर है, डान को इख्तियार मिलने चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से ये बात की जा सकती है। लेकिन सेंसरशिप वाले मामले में आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत की ना ये पॉलिसी है, ना आपने किसी को कोई डायरेक्शन जारी की है। तो जो मामलात हैं वो या मालकान के मामलात हैं या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे हैं। तो आपकी हुकूमत सेंसरशिप के तमाम मामले से बिल्कुल अलहदा खड़ी है, उसको कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। नहीं, देखें, मामला ये है कि जब भी कोई चैनल जो है वो उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने मामलात हैं,
और अक्सर जो है वो चैनल जो है वो बिजनेसमैन लोगों के हैं, सेठ साहबान के हैं, उनके अपने जो है वो मामलात हैं, उनके अपने बिज़नेस के तकाज़े हैं। उन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और किसी को ऑन एयर और किसी को ऑफ एयर करते हैं तो उसका इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत पे तो डालना जो है वो बनता नहीं है। अच्छा, आप उनसे पूछा जाए ना। ठीक है, उनसे पूछते हैं। ARY के जो मालिक हैं जी, उनको बुला के सामने बैठाएं, उनसे पूछें कि जी आपने क्यों किया है। अगर उनकी कोई मजबूरी है या किसी ने उनको कहा है तो वो बताएं कि जी मुझे गवर्नमेंट में से फ़लाँ ने कहा है, या मेरी क्या मजबूरी थी, कोई अपनी मजबूरी थी उस वजह से मैंने ऑफ एयर किया है। उनकी मजबूरियों पर भी प्रोग्राम वैसे किया जा सकता है। लेकिन चले 57 पे आ जाते हैं। आपकी काबीना में इतने वैसे मिनिस्टर्स लाने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? वो आपने कहा ना जी कि ये तो बड़ा तगड़ी काबीना है, भारी भरकम काबीना है, लेकिन आप चूँकि फैसलाबाद से हैं तो वो लोग अक्सर ये भी कहते होते हैं नलैकां दे बस्ते भारी होंदे ने। मतलब ये कि जिसके पास काम नहीं होता ना तो उसके पास किताबें ज़्यादा होती हैं, तो आपके पास मिनिस्टर ज़्यादा हैं, ये काम बढ़ गया है क्या? इतने लोग क्यों रखे हुए हैं? नहीं देखें तलत साहब, यानी जो लेजिस्लेटिव्स ने या आइन मेकर्स ने जो एक तादाद जो है वो मुख्तस की है, वो आखिर उसके पीछे कोई ना कोई विजडम वाइज होती है, होगी। अगर तो उस 11% जो एक परमिटेड लिमिट है उससे ज़्यादा लोग हैं तो फिर तो बिल्कुल आंसरेबल हैं प्राइम मिनिस्टर भी और एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट PMLN भी। लेकिन अगर उस लिमिट के अंदर हैं तो फिर आपके इल्म में है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हैं, उनकी एडजस्टमेंट के भी इश्यूज होते हैं, और ख़ास तौर पे जब कोलिशन गवर्नमेंट हो तो फिर और भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर तो विद इन दैट नंबर हमने इन चीज़ों को मैनेज किया है तो मेरा ख्याल है कि ये फिर एतराज़ बनता नहीं है। और अगर हम उससे अबव, ओवर एंड अबव चले गए हैं तो वो गलत है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। और मेरी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक वी आर इन नंबर। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, मैं एतराज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जांचना चाह रहा हूँ कि इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं। तो अब आपका आउटकम क्या है कि इस काबीना में जिसके अंदर इजाफा हुआ है और आपने मजबूरियों का भी जिक्र किया, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक जो काबीना थी जिसमें ये लोग नहीं थे उससे कितनी मुख्तलिफ होगी? अहदाफ सेट किए होंगे ना आपने कि हमने इतने बंदे लेके आ रहे हैं तो इनसे काम भी करवाना है, सिर्फ बंदे तो नहीं रखने ना। तो अब अहदाफ क्या हैं आपके, क्या करना चाहते हैं? नहीं देखें अहदाफ से मुराद ये है कि एक पोर्टफोलियो या एक डिवीजन, डिपार्टमेंट जैसे कहते हैं, उसको एक आदमी को ही देखना चाहिए। एक आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तीन जो है वो पोर्टफोलियोज़ को जो है वो देख सके। तो इससे पहले सूरत हाल यही थी कि सभी के पास 2 बल्कि कईयों के पास 3 थे। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है वो सभी के पास एक ही होगा, और ये ज़्यादा बेहतर है कि यकसुई के साथ जिस आदमी की जो ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज से देखे। तो अब यानी आप के इंडिकेटर्स बेहतर करना चाह रहे हैं, ज़िम्मेदारियों का तयन मज़ीद वाज़ेह अंदाज से करना चाह रहे हैं, कुछ इशारिये अहदाफ हैं, क्योंकि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मैनेजमेंट के हवाले से बड़े मशहूर हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई आपने कैलेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बनाया है कि भाई मिनिस्ट्रियाँ तो आपको मिल गई, एडवाइजरशिप भी मिल गई, अब काम ये करना है, इसके सिवा कोई होमवर्क हुआ है कि नहीं? जी, इसके ऊपर बिल्कुल होमवर्क पहले से हुआ है, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो उनका जायज़ा भी लिया जाता रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर इस बारे में काफ़ी जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी जो है वो इज़्ज़त के साथ वो इसके ऊपर बाज़ साहिबान जिनका कोई काम जो है वो अप टू मार्क नहीं होता तो उनके साथ वो अज़हार भी करते हैं, और जो करते हैं उनको शाबाश भी देते हैं। तो ये सिलसिला तो साथ साथ जारी है और रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ज़रा मुकदमात की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने ख़ुद बदतरीन तशद्दुद और मुकदमात बर्दाश्त किए हैं जब भी आपके साथ सब कुछ हो रहा था दूसरे लीडरान के साथ। तो हम बहुत मीडिया में बहस करते थे कि ये एक नारवा सलूक है और इसकी किसी भी निज़ाम में गुंजाइश नहीं बनती है। बाद में फिर आपने डॉक्यूमेंट भी किया कि आपके साथ हुआ क्या, होता क्या था। अब ये
जब सेनेटर साहब के मामलात आते हैं, मसलन ओन अब्बास साहब का मामला जो है वो इतने अरसे से सामने आया हुआ, हिरन के शिकार के ऊपर ठीक है नहीं होना चाहिए, घरों के अंदर इन्वेड करना, उनको पकड़ना, फिर बच्चों को हरासा करना, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या जहन है, ये कोई ख़ास पॉलिसी है या कोई आपके अंदर लोग हैं जो इंतज़ामी तौर पर ओवरबोर्ड जा रहे हैं, वो क्या हो क्या रहा है? नहीं देखें, मैं तो ये बात बड़ी यानी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ कि जो ऑन पपी साहब ने जो बताया कि उनके घर पे जिस तरह से रेड हुआ, बिल्कुल अनवारंटेड है, बिल्कुल गलत है, काबिल मजम्मत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर उनको उनकी गिरफ्तारी मतलूब थी तो रिस्पेक्टफुली उनके घर पे जाके उनको जो है वो आगाह किया जा सकता है कि जी आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा है और आपकी गिरफ्तारी मतलूब है। इस तरह किसी के बेडरूम में दाखिल होना और इस किस्म का सलूक जो है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उस वक्त जब ये लोग करते थे, यानी ये से मुराद पीटीआई के जो साहिबान हैं, तो उस वक्त जब हम एतराज़ करते थे तो इनको तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि ये ही कहें कि ये गलत है, बल्कि उसकी ये वकालत और उसकी जो है वो उसका डिफेंस शुरू कर देते थे। लेकिन मामला ये है कि जब तक पॉलिटिकल लोग जो हैं वो आपस में बैठ के इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है फिर ये चीज़ें होती रहेंगी। अब आज जब इनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि जी हम तो नहीं करते थे, कोई और करता था। तो भाई उस वक्त आप बैठते हमारे साथ और इस बात का बंदोबस्त करते कि कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हम तो आज भी इनके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये आज भी बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन आज भी ये 24 नवंबर और 26 नवंबर की रवश पे गामजन है जी। तो फिर जब तक ये गामजन रहेंगे तो उस वक्त तक फिर आप मुझे बताएं कि फिर हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल मदद, उनका जो रवैया उसको हम हदफ़े तनकीद बनाते हैं और उन्होंने बारहा ये कहा है कि आपको टेबल के ऊपर आके सियासतदानों के साथ बात करनी चाहिए, आपका स्टैंडर्ड आर्गूमेंट रहा है। लेकिन ये आपने पिछली बात की कि वो ये कहते थे कि हम नहीं कर रहे थे, तो राना साहब जब आप कहते हैं कि हम इसको कंडेम करते हैं और आप एक मोतबर सियासी शख्सियत हैं, आपका असर रसूख है, इन मामलात को आपने भुगता हुआ है, तो जब आप भी कहते हैं जी कि ये नहीं होना चाहिए और फिर भी होता है, तो आप इन वे यही कह रहे हैं ना कि आप नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है राना साहब, ये कौन पॉलिसी चलाता है कि रेड करनी चाहिए? नहीं देखें बात ये है कि जब आप ये बात करते हैं कि जी आपका बड़ा असर रसूख है, ये बड़ी जो है वो एक वाइड टर्म है। आप मुझे बताएं कि वो लोग, उनकी तादाद 5, 7, 10 होगी जो जिन लोगों ने इनके घर पे जाके रेड किया। यकीनन वो पुलिस के आदमी होंगे या उनके साथ कोई वो वाइल्ड लाइफ जो एजेंसी है जो मदई बनी है इनके ख़िलाफ़, उनमें उनके लोग होंगे। अब उन लोगों को क्या कोई आला सतह से, क्या वज़ीर आज़म ने कहा था कि भाई आपने, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने यही कहा होगा ना कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। अब वहाँ पे जाके मौके पे जो उन्होंने रवैया अपनाया, अब ये ऑन पपी साहब के बयान की बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मैंने इस बारे में कोई तहकीक नहीं की कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो मामला ये है कि फिर ऐसे लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर और किसी जगह पे नहीं तो यहाँ जो इनकी प्रिविलेज कमेटी है सेनेट में, वहाँ पे उन लोगों को बुलाएं, बुला के पूछें कि उनको क्या मजबूरी थी, किसने उनको कहा था कि आप इस तरह का जो है रवैया अपनाएं। तो ये जो ओवरऑल रवैये हैं, इन रवैयों के ऊपर जो सियासत में जो है वो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ रखे जाते रहे हैं और अभी तक वो उसी तरह से चल रहे हैं, तो इनके ऊपर जब तक कोई बैठेगा नहीं, इन चीज़ों को देखेगा नहीं, तो उस वक्त तक खुद ब खुद तो ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। अच्छा राना साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बिलाल भुट्टो ज़रदारी और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग की बड़ी ख़बर के हवाले से बड़ी धूम है। अगर आपको टॉप 3 इश्यूज़ आइडेंटिफाई करने हों दोनों जमातों के दरमियान, तो आपके तजर्बे, मुशाहिदे और मालूमात की नज़र में वो क्या होंगे कि कौन से इश्यूज़ हैं जो आपको सॉर्ट आउट करने? देखें, इस वक्त कोई इशू नहीं है
और अगर कोई बुनियादी तौर पे इशू इन फ्यूचर बन सकता है तो वो पानी का मसला है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पार्टीज़ की सीनियर लीडरशिप को बैठ के जो है वो उसके ऊपर कोई फ़ैसला करना होगा। पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है कि वहाँ के हालात के मुताबिक उसके ऊपर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना उनकी भी मजबूरी है। लेकिन पानी ये भी नहीं है कि जो इतना वसी इलाका जिसके सरसब्ज़ होने से पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकता है, इसी तरह से जो अपना कालाबाग डैम है, देखें ये वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर अगर बैठ के कोई रास्ता निकाला जाए तो निकल सकता है और उससे मुल्क की और कौम की बेहतरी है। बाकी जो इसके अलावा इश्यूज़ हैं वो तो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। फ़ंड्स का मसला हो गया जी, कोई MNA MPA साहबान फ़ंड्स का मुतालबा कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र का मसला है, इज़्ज़त ना देने और ब्यूरोक्रेसी के तआवन ना करने का मसला है। ये तो ऐसे मसले हैं कि ये आज ख़त्म कर देंगे, कल फिर पैदा हो जाएंगे, परसों करेंगे फिर ये तो एक कंकरेंट सूरत हाल ऐसी है। ये तो मामलात, ये गिले शिकवे चलते रहते हैं, हमारे अपने लोगों के हैं। तो वो जब भी मीटिंग्स होती हैं उनमें बैठ के उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद दोबारा ज़रूरत महसूस होती है कि मीटिंग करें और इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करें। और आज जो मीटिंग है उसमें मुझे उम्मीद है कि जो गुफ्तगू होगी उसके नतीजे में काफ़ी चीज़ों को रिज़ॉल्व कर लिया जाएगा। तो पानी के इशू के अलावा कोई बड़ा इशू हमें नज़र नहीं आता, और लेकिन ये चख यानी बाकी सारे इंतज़ामी इशू ठीक है। तो एक सब्सटेंटिव इशू ये है, तो आपके पास पानी के इशू के ऊपर रिजॉल्व करने के लिए आपके पास स्पेस मौजूद है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट अनाउंस किए हुए हैं, आपने उसकी तशरीह भी की हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं नेगोशिएटिंग स्पेस मौजूद है कि नहीं है? नहीं, देखें उसमें जो एक बुनियाद है, जो 1991 का एकॉर्ड है, उसमें तमाम सूबों का पानी जो है वो उसके ऊपर जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, वो तकसीम का फार्मूला जो है वो मौजूद है। तो अगर पंजाब के हिस्से का जो पानी है, तो अगर ये बात तय कर दी जाए कि उससे एक कतरा अबव भी पंजाब पानी नहीं ले सकता या सिंध को नहीं मिल सकता, तो उसमें पंजाब अपने हिस्से के पानी से 6 नहरें निकाले या 1 निकाले, तो उसमें क्या एतराज़ है? एतराज़ ये होता है कि जी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं। भाई अमल दरामद अगर प्रॉब्लम है तो अमल दरामद को इंश्योर किया जाए, उसके जो भी सेफ गार्ड्स हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके मुताबिक ये कह दिया जाए कि जी ये हिस्सा पंजाब का है, ये हिस्सा सिंध का है, बाकी बलूचिस्तान और दूसरे सूबों का है। और इसके ऊपर अगर कालाबाग डैम बन जाए या उसके ऊपर कोई बात हो जाए तो शायद ये जो पानी की शॉर्टेज है उसका भी वो भी हल हो सकती है। तो अगर उसको अमल दरामद को यकीनी बना दिया जाए तो फिर तो वो मसला फौरी तौर पे हल होने को है। लेकिन झगड़ा वहाँ पे है कि जी अमल दरामद नहीं हो रहा, जी ज़्यादती हो रही है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आपके ख्याल में इसके ऊपर ये चीज़ें तो तय हो सकती हैं कि अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए या उनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस किया जाए या और निज़ाम को मौसर बनाया जाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये लाजिम है आपके ख्याल में, ये रिवर्स नहीं हो सकता? देखिए, लाजम से मुराद यानी कोई भी चीज़ जो है वो फेडरेशन की यूनिटी से ज़्यादा अहम तो नहीं है। कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है। कालाबाग डैम के ऊपर जो स्टांस था पंजाब का, वो फिर इसीलिए हम पीछे हुए कि भाई अगर इसकी बुनियाद पे या इसकी वजह से जो है वो फेडरेशन जो है वो कमज़ोर होती है या फेडरेशन के एक यूनिट को इस हद तक एतराज़ है कि वो इसके ऊपर किसी तौर पे भी जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। तो अगर तो ये सूरत हाल पैदा हो तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई भी मनसूबा हो, कोई उसकी कितनी अहमियत क्यों ना हो, फेडरेशन की, पाकिस्तान की, मुल्क की अहमियत जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके अंदर रहते हुए देखा जाए तो आप खुद अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा इलाका, मिलियंस ऑफ एकड़ अगर सरसब्ज हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की मजबूती का बायस बनेगा, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली का बायस बनेगा। तो अगर वो हो सकता है तो क्यों ना किया जाए।
जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आप राना सनाउल्लाह की बातें सुन रहे थे, हमारा प्रोग्राम जारी है। आइए नाजरीन, शेर अब्दुल खान मर्द साहब से बात करते हैं। मर्द साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि इस वक्त आपके और पीटीआई के मामलात कहाँ पे खड़े हैं? पहले मैं ये मामला तय कर लूँ ना, अब रिकन्सिलिएशन है, दोबारा से काविश है कि आप वापस जाएं, या अब ये तय हो चुका है कि इमरान के आप साथ हैं, पीटीआई से अब बाहर हैं? बहुत शुक्रिया तलत साहब। मैं समझता हूँ कि पीटीआई के साथ मेरे मामलात जो हैं, वही लोग जिन्होंने मुझे निकलवाया वो इसको अब मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जा रहे हैं। और मैं चूँकि समझता हूँ कि मेरे साथ पे दर पे ज़्यादतियाँ हुई हैं और इन ज़्यादतियों का अज़ाला करने के बजाय मुझे ट्रोल किया जा रहा है, मुझे अपने ही लोगों के ज़रिए एक गुमराह प्रोपेगंडे का शिकार किया जा रहा है। तो इस वजह से मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में मैं रिएक्शनरी हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी फितरत और मेरा मिजाज ही ऐसा है कि मैं ऐसी चीज़ों के आगे कभी घुटने टेक ही नहीं सकता हूँ। तो लिहाजा मैं तो खान साहब के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग इसका मौजिब बने हैं मुझे निकालने का, वो लोग जो हैं अब शायद पार्टी को मज़ीद नुकसान देना चाहते हैं। हम तेज़ी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था, लेकिन मैं इसके लिए न मिन्नतें तरले कर सकता हूँ और न मैंने किसी के साथ ज्यादती की है। अगर जिस तरह उन्होंने तकाजा किया था माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी ज़रूरत है इनको, और जिस तरह 9 मई के बाद कठिन दौर में मैंने पार्टी के मामलात संभाले थे, आने वाला दौर मज़ीद कठिन होता जा रहा है। ख़ुसूसन ईद के बाद जो ये एहतजाज के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, बिलखसूस सलमान अकरम राजा साहब, और फिर आगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आ रहे हैं। पहले तो मैं खान की मोहब्बत और इश्क में एक जुनूनी की तरह अपना सियासी किरदार अदा कर रहा था, लेकिन अब हालात, वाक़यात और सानियात ने मुझे समझा दिया है कि मैंने अब सोच समझ के खेलना होगा। और जब इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद भी मेरी किस्मत में और मेरी सियासी तकदीर में ये बेतवकीरी लिखी है, तो अगर मैं मज़ीद खिदमत या कुर्बानियाँ दूँ तो शायद इससे बेहतर मेरी किस्मत नहीं हो सकती है। तो लिहाजा अब मैं अपने ही मिजाज के मुताबिक और अपनी मर्जी से खेलूँगा। अगर उनको मेरी ज़रूरत हुई तो फिर इनको मेरी शराइत पे आना होगा। मैं अब जो है सिर्फ ये कि हुक्म आ गया और हुक्म के मुताबिक जो है मैं खेलना शुरू करूं, वो सिलसिला नहीं रहेगा। यह आपने रिएक्शनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बड़ी दिलचस्प इस्तिलाह है आपके मिजाज के पेश नज़र। अगर आप इसको ख़ुदख़ाल बयान करें कि शेर अफजल ख़ान मरवत रिएक्शनरी, वो कैसे मुख्तलिफ होगा शेर अफजल मरवत से? रिएक्शनरी से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे तरह तरह के इल्ज़ामात इन्होंने 3 दफ़ा मुझे निकाला और निकालने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और इल्ज़ामात की भरमार की हुई है अपने यूट्यूबर्स के ज़रिए। तो लिहाजा अब ये इन यूट्यूबर्स की तो कोई औकात नहीं है कि चोर हैं, भगोड़े हैं, डॉलरों की आमदन ने इनकी आंखों पे पट्टी डाली हुई है, ना इनको पार्टी की परवाह है ना खान की परवाह है। लिहाजा अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं तो फिर अगर मुंह कुछ बोलूंगा तो नुकसान जो है वो पीटीआई को होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मामलात इस नहज पे जाएं कि जहां मेरे बोलने से पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि मैं खान का और पार्टी का नुकसान होता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। अली अमीन की तकदीर को नज़र लग गई है, ये आपका बयान है, इस किस्म का आपने बयान दिया, मैं उसका समरी फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ये समरा जब नज़र लग जाती है तो फिर उसके नतीजे भी निकलते हैं। तो अब नज़र तो लग गई आपके बयान के मुताबिक, तो अब इसके बाद अली अमीन का क्या होगा? अली अमीन खान जो है एहतजाज की इन्होंने 6 कोशिशें की, कामयाबी से लोगों को, लाखों लोगों को लाया, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी,
और यही काम मैंने किया था उनसे कबल, तो लिहाजा उनकी ये खिदमत उनके गले पड़ गई है। पार्टी में जो भी खिदमत अंजाम देता है और कामयाबी से अंजाम दे देता है, उसकी तकदीर पे कांटा लिख दिया जाता है। अली अमीन खान वो कहते हैं ना, जिसको छुट्टी नहीं मिली उसने सबक याद किया। बाकी जो है केपी में जिस तरह उसने पार्टी को जिंदा रखा, पूरे पाकिस्तान में पार्टी तितर बितर हो गई थी, लेकिन 9 मई केपी था जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन उस वक़्त भी मौजूद थी, आज भी मौजूद थी। करोड़ों रुपए जो हैं उसने अखराजात, उसकी सारी ज़मीनें जो हैं बंद हैं नेब के कवानीन के तहत, ज़ुल्म जबर उसने सहा। लेकिन मुझे इल्म है ना कि जिन ताकतवर तरीन लोगों ने मेरा हशर किया है वही लोग इसके पीछे भी पड़े हैं। तो लिहाजा मुझे बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जो ही मौका मिलेगा तो उसका पत्ता भी काट दिया जाएगा। और ये मौका कब आ सकता है? यानी मुस्तबिल करीब में आ सकता है, असम्बली के अंदर से मूव हो सकता है, अली अमीन को मजबूर किया जा सकता है, उसकी भी कोई शक्ल साख्त होगी ना जिस मौके की? देखिए, अगर मरकज़ में कोई फारूक बन जाता है, जिस तरह शुनीद है, बल्कि नज़र भी अब आ रहा है, 16 लोग ज़रूरत हैं। अगर पीपल पार्टी जो है इनका साथ छोड़ जाती है तो 16 लोग जो हैं वो हासिल करना, ख़ुसूसन 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जिस तरह लोगों ने ज़मीर बेचा, तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये हो जाता है तो फिर तो थोड़ा वक्त मिल जाएगा अली अमीन खान को, क्योंकि फिर तो वहाँ पे मुआज़ नहीं खोला जा सकता। लेकिन जब भी मौका मिलेगा, हालात साजगार होंगे और वार करने की मोहलत मिलेगी, तो फिर वार ये इन पे ज़रूर करेंगे। ये दिस इज़ माई फर्म बिलीफ। अच्छा, ज़रा इसके ऊपर ही आइएगा। खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान का अहम तरीन हिस्सा है, वहाँ पे जो ज़ख़म लगते हैं वो सारे जिस्म को महसूस होते हैं। लेकिन आपका चूँकि बिलखुसूस ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ की जो दहशत गर्दी के हवाले से सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर के सियासी मसाइल जो भी हों, कारकर्दगी के हवाले से कोई ज़्यादा मौसर आपको नज़र नहीं आते? एहतजाजी कारकर्दगी तो आपने फरमाया ठीक है, लेकिन अमूमी कारकर्दगी जो है नागुफ्ता वे है। आप देखें दहशत गर्दी किस तरफ जा रही है, तो क्या ये वजह बन सकती है उनको साइडलाइन करने की? दहशत गर्दी की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत पे नहीं डाली जा सकती है। मैं उस इलाके का हूँ, मेरे अपने हलके में दहशत गर्दी हैं। कल भी जो है बहुत ही तवील एक इनकाउंटर हुआ मिलिटेंट्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के बीच, जिसमें 3 फौजी शहीद हुए और मिलिटेंट्स ने भी जानी नुकसान उठाया, शायद उनकी भी 3 लाशें गिरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत-ए-हाल है सिक्योरिटी की और जो जिम्मेदारियां हैं अमली तौर पे, वो तमाम इलाके जो माजी में फाटा कहलाए जाते थे और जिनको अब मर्ज अजला कहा जाता है, ये उन अजला में यलगार हैं और शोरश है। ये तमाम अजला जो हैं प्रैक्टिकली फ़ौज के कंट्रोल में हैं और बहुत ही भारी तादाद में फ़ौज इन इलाकों में मौजूद हैं। वहाँ पे ऑपरेशन करना, मिलिटेंट से लड़ना, इसमें ज़्यादातर जो है पुलिस को भी दखील होने की इजाज़त नहीं होती है। पुलिस अपने तौर पे तो जो इनकाउंटर हो जाता है या इन पे अटैक हो जाता है, लेकिन ऑफेंसिव साइड पे इनका जाना जो है वो ताबे इजाज़त होता है आर्म्ड फोर्सेस का। उनके पास जो असला है, जो हथियार हैं, अत्ता के नाइट विजन है उनके पास, लेटेस्ट वो हथियार और वो असला और वो ट्रेनिंग है जो पुलिस के पास नहीं हो सकती है, क्योंकि पुलिस जो है वो दहशतगर्दी के अगेंस्ट तो ट्रेनिंग नहीं होती है। तो लिहाजा ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की न है, न उन पर डाली जा सकती है। ये वजारत दिफा की जिम्मेदारी है। लोग ये सवाल उठाते हैं कि शेर अफजल खान मरवत क्या अकेला है ये बात करने में कि पार्टी को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा, या उसके साथ और लोग भी मौजूद हैं? यानी आप के साथी जो हो सकता है इस वक्त वाज़ेह अंदाज से बात ना कर रहे हों, क्या वाक़तन समझते हैं कि आपकी आवाज़ जो है उसमें सियासी तौर पर जान है, आपकी अपनी आवाज़ के अलावा, और उसमें कभी वो आवाज़ मिला भी सकते हैं? आपके पास पीटीआई के अंदर दोस्त हैं या नहीं है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरे हैं और बड़े ही मुखलिस दोस्त हैं, और मैंने खुद
अपील की है कि चूंकि पीटीआई से वाबस्तगी का दावा करने वाली सोशल मीडिया टीम जो है हर उस शख्स के पीछे पड़ जाती है जो मेरी हिमायत में कोई बयान दे देता है, गालम गलोच पे उतर आती है, तो मैंने सबको कहा है कि फिर वक्त मेरा नाम न लें। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी बेतौकीरी हो। हाँ, अलबत्ता जो व्यूज मैं रखता हूं और जिन मसाइल का मैं शिकार हूं, कम व बेश बहुत सारे लोग इन्हीं मसाइल का शिकार हैं। और एक मेरी तो अब कुल की लड़ाई है, और जब वक्त आएगा तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस असूल पसंदी के तहत कुल के आवाज़ ज़रूर उठाएंगे कि पार्टी में मामलात जिस तरह चलाए जा रहे हैं वो पार्टी के मफाद में नहीं है। पार्टी की कोई हिकमत अमली सिरे से है ही नहीं। अगर आप देख लें 1.25 साल से कोई हिकमत अमली नहीं है, बिल्कुल इनफरादी फैसले होते हैं, आज एक फैसला कल दूसरा फैसला, और न इसके कोई नताइज हम दे पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिन लोगों के साथ जिनकी मैंने कैंपेन की है, खसूसन वो पार्टी के लाखों वर्कर जिनके अजला में और शहरों में गया हूँ और उनको घर से निकाला है मैंने, और हर एक MPA MNA की मैंने कैंपेन की है। उनके अपने हल्के में जाके जब मैं गया हूँ तो वो मेरे साथ अपने हल्के में कैंपेन करने के काबिल हुए हैं। सारे लोग ऐसे हैं कि मैं उनका वकील रहा हूँ और बहुत बुरे वक्त में मैंने उनका साथ दिया है, और वो समझते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और उन्होंने इस ज्यादती के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, अपनी पार्टी की मीटिंग्स में भी कह रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर एक वक्त आया जिसमें एहतसाब होगा तो फिर इन लोगों की आवाज़ मेरे आवाज़ के साथ ही होगी। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कोर्ट को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो बताए कि निकाह कौन सा जायज़ है कौन सा नहीं है? कानून तो हमारे सामने मौजूद है। दुआ ज़हरा का केस हम डिस्कस करें असलम खान से, ब्यूरो चीफ कराची। ज़रा ये बताइएगा कि ये दोबारा से केस सामने आया, जब ये चल रहा था तो बच्ची गुम हो गई, फिर वो डिस्कवर हो गई, फिर उसका मुकदमा चला, फिर वो दारुल अमान में चली गई, फिर उसकी तरफ से अब ये जारी किया गया कि निकाह जो है जिस बंदे के साथ हुआ वो जायज़ नहीं है। कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इसने क्या लोगों को सरप्राइज़ किया? वो कोर्ट कह रही है जी कि हमने देखा है और निकाह तो जायज़ है, और जो मनकूह है वो कह रही है कि ज़बरदस्ती है। देखिए, इसने सरप्राइज़ यकीनी तौर पर लोगों को किया। इसकी एक वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत पर मेडिकल बोर्ड बना था उसने भी ये करार दिया था कि दुआ ज़हरा की उम्र 14 से 16 साल के दरमियान है, लेकिन लाहौर में जो बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने दुआ ज़हरा ने, तो उस बयान में उसने अपनी उम्र 18 साल बताई थी, लेकिन वो गलत बयान था। और ये जो मामला तरत साहब शुरू हुआ 16 अप्रैल 2022 को, जब दुआ ज़हरा लापता हुई कराची के इलाके अल फलाह से। उनके वालिद मेहदी काज़मी ने इस पर जो है वो अगवा का मुकदमा दर्ज कराया, फिर खबर आई कि वो निकाह हो गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नोमान जतोई, जिन्होंने ये केस का फैसला सुनाया है, उन्होंने इस केस की समाअत नहीं की थी। 2023 में जब ये केस चला था उस अदालत में, तो किसी और जज ने केस सुना था, उन्होंने सिर्फ फैसला सुनाया। उस फैसले में अलबत्ता तलत साहब उनका कहना यह था कि चूंकि जो बयान रिकॉर्ड हुआ लाहौर में, उसमें दुआ ज़हरा ने यह एतराफ़ किया कि वो अपनी मर्जी से लाहौर आई और ज़हीर से उन्होंने निकाह किया, उन पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन जब बाद में ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया, तो उसमें दुआ ज़हरा का बयान गलत साबित हुआ। वो 18 साल की नहीं थी, 14 से 16 साल उनकी उम्र बताई थी, जिसके बाद उन्हें दारुल अमान भिजवाया गया। और उसके बाद दुआ ज़हरा ने अदालत में कहा कि वो अपने वालिदैन के हमरा जाना चाहती हैं। ये जो निकाह जाली करार देने की दरख्वास्त दुआ ज़हरा की जानिब से 50 सफ़हात पर मुश्तमिल 2023 में दाखिल की गई थी, जिस पर गुज़िश्ता दिनों ये फैसला आया। लेकिन जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं और जो वकील है, उनकी जानिब से बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में इस केस पर वो अपील दायर कर रहे हैं, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को एकतरफा और हैरानकुन करार देते हुए ये इस्तदा की जाएगी कि जब मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि वो 14 साल की हैं, तो वो ये इस केस का कैसा तस्लीम कर लिया जाए उस बयान को कि वो 18 साल की हैं। दूसरा ये कि जो वकील दुआ ज़हरा को लाहौर लेके गया था दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, वो खुद इस केस में मफरूर और मुलजिम है। और इसके साथ साथ जब इसका साबित हो गया कि वो कमसिन थी दुआ ज़हरा, तो इसके 164 के बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये अपील जल्दी वालिदैन की जानिब से दायर की जा रही है। और तलत साहब, आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालत में दुआ ज़हरा अगवा केस की समाअत भी हुई है, जिसमें ज़हीर, उसकी वालदा और भाई पेश हुए। लेकिन इस केस में निकाह
ख्वाह और जो गवाह है वो पेश नहीं हुए, जिसके बायस इस केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। और इस केस की जो फर्द जुर्म आयद होनी थी मुलजमान की, वो आज से 1.5 साल पहले आयद होनी थी, लेकिन वो अब तक आयद नहीं हो सकी है। तो ये जाहिर है इस केस को बड़ा एक सरप्राइज लिया गया कि इस निकाह को आखिर किस तरह जाली करार दिया गया। अच्छा, असल ये भी एक जाविया है जो हमें हाईलाइट करना चाहिए, वो ये कि ये लिटिगेशन जो है ये एक तो ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट भी है और दूसरा इसकी सोशल कॉस्ट भी है। अब 3 साल हो गए हैं इस किस्से को और वो किस्सा मुसलसल लिटिगेशन की नज़र है, लेकिन मुतवाज़ी हमने देखा है हमारे पास निज़ाम भी मौजूद है, आप रिकन्सिलिएशन कमेटीज़ आपके पास मौजूद होती हैं, इन मामलात को आप तदब्बर के साथ तय करते हैं और ये जानते हुए कि जिस लड़के के साथ निकाह हुआ उसकी वालदा ने दुआ ज़ोहरा के ख़ानदान से जो उनको ज़िक पहुँची उसकी माजरत भी की थी, तो न वो खिड़की भी खुली है। तो शायद व्यूअर्स ये भी जानना चाहें कि उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, ये मीडिया की ज़ीनत बन रहा है बज़रिया लिटिगेशन, इसकी क्या वजह? देखिए, ये कहा गया जो हुक्मनामा था नुमान जतोई का, उसमें यही कहा गया कि तनसीख निकाह के लिए अगर दरख्वास्त दायर करनी है तो वो फैमिली कोर्ट से रुजू कर लें। निकाह को उन्होंने दुरुस्त करार दिया है। और लेकिन इसके साथ साथ जो मसालती कमेटी की बात की तो यकीनी तौर पर जो उनके वकील है वो उस तरफ भी जाएंगे, जो अहले खाना है उनकी तरफ से ये एक मौका इख्तियार किया जा रहा है कि जब तनसीख निकाह की दरख्वास्त दायर की गई है तो इब्तदाई समाअत के दौरान तो ज़हीर पेश हुआ, लेकिन उसके बाद तवील अर्सा 2023 से 25 शुरू हो गया, 1.25 साल 1.5 साल में ना ज़हीर पेश हुआ, ना उसके वकील पेश हुए, ना उसने कोई गवाह पेश किए, ना किसी गवाह पे जरा किए। इसके बरक्स अगर देखें तो दुआ ज़ोहरा की जानिब से जो 50 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त थी उसमें इस निकाह के बारे में कहा गया कि उसे बहला फुसला करके धोखे से लाहौर ले जाया गया और वहाँ उसका निकाह हुआ। वो उस वक्त निकाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे बहला फुसला करके किया गया और उसके साथ साथ गवाह भी पेश किए गए और बड़ी एक तवील दरख्वास्त थी जिसमें इस निकाह को तनसीख करने के लिए बात की गई है। अब वकील की जानिब से कहा जा रहा है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालत में जाएंगे और ये इस पर बात करेंगे तो यकीनी तौर पर उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ मुतालिका जो फैमिली कोर्ट है वहाँ पर भी जाने का ऑप्शन मौजूद है। असलम खान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा अहम केस है क्योंकि इसकी इम्प्लिकेशंस दूसरे ख़ानदानों के लिए भी हैं। बहुत शुक्रिया।